क्लास 10th का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है मैथ्स का, उसके लिए पूरी बुक का हम लोग रिवीजन करने वाले हैं एकदम शॉर्ट नोट्स में। तो आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिए। हम लोग शुरू कर रहे हैं पहले चैप्टर से। पहले चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, क्या होते हैं रियल नंबर्स। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब एक साथ ले लेते हैं तो उनको क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। आगे देखिए, आगे हमने क्या पढ़ा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दैट डिवाइड द गिवन पॉजिटिव इंटीजर कंप्लीटली फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर। मतलब अगर आपके पास में कोई दो इंटीजर है ए और बी, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, ऐसा बड़े से बड़े नंबर इंटीजर जो उन दोनों को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, यानी कि कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचता। इसके बाद हमने एक और थ्योरम पढ़ी थी कि दोनों नंबर का अगर एलसीएम है और उन दोनों नंबर का एचसीएफ उसको प्रोडक्ट करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर। ऐसे नंबर जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जहां पर पी और क्यू क्या है, इंटीजर्स हैं, और क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, उनको कहते हैं रेशनल नंबर्स। फिर कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में। क्या रिजल्ट्स पढ़े, द सम ऑफ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अगर आपके पास एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर है, उनका सम करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर आएगा। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। अब प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसका, नॉन जीरो रेशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का, तो आंसर हमेशा क्या आएगा हमारे पास, इरेशनल आएगा। ऐसे आगे देखिए, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर हैं तो जरूरी नहीं है कि उनका सम भी इरेशनल ही होगा। आगे देखिए, आगे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स नीड नॉट बी एन इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर है, उनका प्रोडक्ट जरूरी नहीं इरेशनल हो। जैसे रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो टू आ जाएगा, जो कि एक रेशनल नंबर है। आगे देखिए, फिर हमने पढ़ा था भाई इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ये तो क्या किसकी डेफिनेशन है, रेशनल की। तो जो नंबर रेशनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करते उनको क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। व्हेन एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल, जब इरेशनल नंबर को डेसिमल में लिखा जाता है तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होगा। नॉन रिपीटिंग, कभी भी रिपीट नहीं करेंगे उसमें डिजिट्स के पैटर्न्स। फिर हमने पढ़ी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, और ये फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होती है, मतलब सिर्फ एक ही तरीके से लिखी जाएगी, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ विच द प्राइम फैक्टर्स अगर। जैसे टू मल्टीप्लाई थ्री लिख दो, थ्री मल्टीप्लाई टू, लेकिन यूनिकनेस बनी रहेगी। तो ये हमने पढ़ा चैप्टर वन। अब हम चलते हैं चैप्टर टू के तरफ। अब हम सेकंड चैप्टर पर हैं। देखिए, हमने पढ़ा था भाई पोलिनोमियल के बारे में, चैप्टर टू था पोलिनोमियल। क्या होता है, फंक्शन पी एक्स ऑफ फॉर्म, ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में हो, पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लेट प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन ए एन एक्स की पावर एन। इस तरह के फंक्शन को क्या कहते हैं, पोलिनोमियल कहते हैं। जहाँ पे ये जो सारे थे ए जीरो या फिर ए वन एक्स या फिर ए टू एक्स स्क्वायर, ये सब क्या थे, दीज आर द टर्म्स ऑफ पोलिनोमियल। और ए जीरो ए वन ए टू ए एन, ये सब क्या थे, कोफिशिएंट्स थे। फिर हमने पढ़ा था डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। द हाईएस्ट कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन अ पोलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट जो पावर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग डिग्री कहते हैं। ये हमने पढ़ा। अब फिर हमने बात की थी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल क्या क्या थे, पहला तो भाई हमने पढ़ा था लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री वन होती है। जिसकी डिग्री टू होती है उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं, जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के जैसा होता है, जिसमें जो सबसे बड़े वाला कोफिशिएंट है ए नॉट इक्वल टू जीरो, वो जीरो नहीं होना चाहिए। फिर डिग्री थ्री वाले को क्या कहते थे, क्यूबिक पोलिनोमियल कहते थे।
क्या होता था, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी फॉर्म का होता था, जिसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो हाईएस्ट पावर वाला डिग्री वाला जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स भी हमने देखे थे यहाँ पर कि भाई लीनियर के ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जिसमें डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक के ये एग्जाम्पल्स है जिसमें डिग्री 2 है, और क्यूबिक के ये एग्जाम्पल्स हैं जिसमें डिग्री 3 दी हुई है मेरे पास में। अब देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या था, फिर हमने पढ़ा था ये जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का मतलब था अ रियल नंबर ए, ऐसा नंबर ए, उसको हम जीरो ऑफ पोलिनोमियल कहेंगे कब, अगर पी एक्स पोलिनोमियल था उसमें एक्स की जगह आपने क्या रख दिया, ए रख दिया, यानी कि पी ए फाइंड किया, तो आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए जीरो। तो हम कहेंगे ए क्या है, उस पोलिनोमियल का जीरो है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आपके पास पोलिनोमियल दिया है 2x प्लस 3, इसमें आप a की वैल्यू फाइंड कीजिए कि a की क्या वैल्यू रखने पर यह जीरो हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, पी ए इक्वल टू जीरो रखा, जहां पे x था उसकी जगह आपने रखा a, तो ये क्या बन गया 2a प्लस 3 इक्वल टू जीरो। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, -3/2, इसका मतलब इस पोलिनोमियल का जीरो क्या होगा, -3/2 हो गया। आगे देखिए, फिर हमने देखा था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल के, जो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, द ग्राफ ऑफ पोलिनोमियल बाय पी एक्स ऑफ डिग्री n इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। जो अगर पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटेगा, n जगह पर काटेगा। Therefore the polynomial px of degree n has at most n zeros। तो एक पोलिनोमियल के कितने जीरो हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा n जीरो ही हो सकते हैं, जितनी डिग्री है ज्यादा से ज्यादा उतने जीरोस हो सकते हैं। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन बिलो, फाइंड द जीरोस ऑफ पी एक्स। यहाँ उन्होंने ग्राफ दिया है, आप कोशिश कीजिए इसके जीरोस कैसे फाइंड करेंगे। कैसे पता चलेगा, देखो एक्स एक्सिस पर कितनी जगह कटा है, तो एक तो ये रहा, 2, 3, 4 और 5। तो द नंबर ऑफ जीरोज इज 5 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट 5 पॉइंट, 5 जगह काटा तो 5 जीरो हो गए। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। अभी क्या रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, अगर आपके पास में अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज हैं किसी पोलिनोमियल के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के, तो उन जीरोज का जब आप सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा किया तो वो किसके इक्वल होगा, -b/a के इक्वल होगा, यानी कि x का -x का कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर आप उन जीरो का प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई बीटा निकालते हैं, तो किसके इक्वल होगा, c/a के इक्वल होगा, कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। सिमिलरली फॉर क्यूबिक पोलिनोमियल, ऐसे क्यूबिक पोलिनोमियल में भी है। अगर भाई आपका पोलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और आपके जो जीरोज हैं वो है अल्फा बीटा गामा, 3 डिग्री है तो 3 ही वो होंगे उसके। अब क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तीनों का सम करेंगे तो -b/a आएगा। अगर दो दो का प्रोडक्ट करके करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा अल्फा, तो c/a आएगा, और अगर तीनों का एक साथ प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, d/a आएगा। ठीक हो गई बात। आगे देखिए, अब आ गए हम थर्ड चैप्टर पे, उसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है हमको। हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होती है, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस फॉर्म की इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इफ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई, है ना, जिसमें दो वेरिएबल हुए एक्स एंड वाई, वेयर ए एंड बी नॉट इक्वल टू जीरो एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स, ए बी सी रियल नंबर्स होने चाहिए, एंड एनी पेयर ऑफ वैल्यू एक्स कोमा वाई विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ऐसा एक्स कोमा वाई का पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे इज कॉल्ड इट्स सॉल्यूशन। तो हम क्या कहेंगे कि वो पेयर इसका सॉल्यूशन है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, अभी तो एक लीनियर इक्वेशन की बात करिए, मैं पेयर की बात कर रहा हूँ, जोड़े की। टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर कॉल्ड पेयर। अगर मैं दो लीनियर इक्वेशन लूँ और सेम ही दो वेरिएबल होने चाहिए एक्स वाई, तो उसको क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। द जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज, अब उसका जनरल फॉर्म क्या है, जनरल फॉर्म हमारे पास में कुछ देखिए ऐसा होता है, क्या दिया हुआ है, a1x प्लस b1y प्लस सी इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस सी टू इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या है, ये सब रियल नंबर्स हैं। और ऐसे हैं कि a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे ही y के जो कोफिशिएंट है a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर भी 0 नहीं होना चाहिए।
अब मेथड क्या थे इन सोल्व करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो दो वेरिएबल में थी? पहला मेथड था ग्राफिकल मेथड और दूसरा मेथड था एल्जेब्रिक मेथड। दो मेथड थे, दोनों को एक एक साथ देखते चलते हैं। ग्राफिकल मेथड में क्या होता था, अगर हमारे पास दो इक्वेशन थी a1x प्लस बी वन वाई इक्वल्स टू सी और दूसरी थी a2x प्लस बी टू वाई इक्वल्स टू सी, उसमें हम क्या करते थे, दोनों लाइंस का ग्राफ बनाते थे, लाइन 1 और लाइन 2 का। फिर उससे क्या पता चलता था, इफ द ग्राफ ऑफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, अगर दोनों जो लाइन है उनके ग्राफ एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन दैट पॉइंट गिव अ यूनिक सॉल्यूशन, तो उस केस में मेरा क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। एंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और हम कहते थे कि भैया इक्वेशन कैसी है, कंसिस्टेंट है, उसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इफ द लाइन कोइंसाइड, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर लेती हैं, तो कितने कॉमन, फिर तो बहुत सारे पॉइंट हो गए। देन देर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, ईच पॉइंट ऑन द लाइन बीइंग अ सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब जितने भी पॉइंट होंगे लाइन पे वो सब उसके सॉल्यूशन होंगे और इक्वेशन अब भी कैसी होगी, कंसिस्टेंट ही होगी। लेकिन थर्ड केस थोड़ा अलग है, उसमें क्या है, इफ द लाइन आर पैरेलल, लाइन पैरेलल है, देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, क्योंकि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, एंड पेयर ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट, उस केस में हम कहते थे कि भाई इनकंसिस्टेंट है। आगे था एल्जेब्रिक मेथड से भी सोल्व करते थे। एल्जेब्रिक मेथड से कैसे सोल्व करते थे, अगेन कंसिस्टिंग ऑफ टू फाइंडिंग द सॉल्यूशन, मेथड ही एक फाइंड करने का, ये इक्वेशन दी हुई है आपके पास, पहली ये रही और दूसरी ये वाली रही, तो कैसे सोल्व करते थे, उसमें भी एल्जेब्रिक में भी हमारे पास अलग अलग तरीके के मेथड थे। पहला मेथड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें क्या करते थे, एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स, हम एक्स को किसके टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे, वाई को एक्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करते थे, एंड सब्सटीट्यूट इट इनटू अनदर इक्वेशन। तो पहली इक्वेशन से हमने y की वैल्यू निकाली x की टर्म्स में और उसको y की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख दिया। फ्रॉम हेयर वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब दूसरी इक्वेशन में y तो खत्म ही हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा, वहां से आप उसकी वैल्यू निकाल लेंगे x की, एंड देन सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन, और उस x की वैल्यू को वापस से इक्वेशन में रख देंगे, विच वी हैव रिटन इन द फॉर्म ऑफ x ओनली, जिससे हमने जहां से y की वैल्यू निकाली थी। दूसरा मेथड हमने क्या पढ़ा था, दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि एलिमिनेशन मेथड, एक हमने पढ़ा था। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड में हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, मल्टीप्लाई द गिवन इक्वेशन बाय अ सुटेबल नॉन जीरो नंबर। इक्वेशन को एक ऐसे नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते थे, दो नंबर से, ताकि किसी एक वेरिएबल के कांस्टेंट सेम हो जाए, है ना। एड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द वेरिएबल। अब उसके बाद क्या करेंगे, आप उन वेरिएबल्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, जिससे क्या होगा, एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, उससे दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। अब सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फाउंड, जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी उसको हम किस में रखते थे, वापस से किसी भी एक इक्वेशन में रख देते थे और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। फिर क्या था, हमने पढ़ी थी कंडीशन ऑफ सोल्वेबिलिटी, सोल्व करने की क्या क्या कंडीशन थी। अगर आपके पास में इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, तो कब कहेंगे कि कंसिस्टेंट है, अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता था, तो हम कहते थे कि भैया ये तो कंसिस्टेंट है और इसका कितना सोल्यूशन होगा, इसका हमारे पास में यूनिक सोल्यूशन होगा। लेकिन अगर आपके पास में a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c है, तो हम क्या कहते थे कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है और इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। तीसरा केस क्या होता था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है, तब क्या बोलते थे कि भाई इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन उन दोनों का नहीं है। अगला हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो गई बात। अब क्या इसके बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, पहले तो हमने पढ़ा था कि भाई रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं, वो थोड़ा सा हमने पढ़ा था क्या होते हैं। तो अ रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी रियल नंबर अल्फा को मैं कब कहूँगा कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, अगर इक्वेशन जो दी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये उस रूट को रखने पर सेटिस्फाई कर दे, यानी कि अल्फा एक्स की जगह मैं अल्फा रख दूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रूट्स, डिग्री 2 है तो उसके रूट्स भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब रूट्स फाइंड करने के लिए फिर हमने मेथड भी कुछ पढ़े थे, क्या क्या मेथड थे।
पहले मेथड का नाम था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता था, इन दिस मेथड वी फर्स्ट एक्सप्रेस द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इनटू प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स बाय यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जो बीच वाली टर्म है एक्स कोफिशिएंट, उसको हम ब्रेक कर लेते थे दो पार्ट्स में और उसकी हेल्प से उसको लीनियर जो है फैक्टर्स में लिखते थे। अब लीनियर फैक्टर में लिखते थे तो उन दोनों को सेपरेट इक्वल टू 0 करते थे और एक्स की वैल्यूज फाइंड कर लेते थे। ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा सीधा कहता था कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पे ए बी सी क्या है और रियल नंबर्स हैं और ए 0 नहीं है, तो आपका ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधा एक्स की वैल्यू दे देता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है। ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता था। अब फिर वो नेचर भी बताता था कि रूट का भाई कैसे पता चलेगा, कैसे हैं, एक हैं, दो हैं, कितने हैं। फिर हम निकालते थे एक डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या आता था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो क्या है, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो रियल रूट होंगे, अलग अलग होंगे दोनों। लेकिन अगर डी की वैल्यू 0 आ जाए डिस्क्रिमिनेंट की तो दो रूट होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, सेम रहेंगे। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 है तब क्या पता चलता है कि दोनों का कोई भी रियल रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नहीं होने वाला। ये था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारा अगला चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स दैट फॉलोज अ सर्टेन रूल। सीक्वेंस क्या होता है, नंबर की ऐसी लिस्ट जिसमें कुछ रूल फॉलो होते हैं। ईच ऑफ द नंबर्स इन द सीक्वेंस इज कॉल्ड द टर्म। और उस सीक्वेंस की हर टर्म को क्या कहते हैं भाई, उसकी टर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया 1 5 9 13 18। इसमें देखिए क्या रूल हो रहा है ना, तो पहले 4 4 4 सब में 4 4 का डिफरेंस है। अब आगे क्या कह रहे हैं कि भैया अ सीक्वेंस A1 A2 A3 है आपके पास में, इज सेड टू बी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। को अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब कहेंगे, इफ ईच ऑफ द सक्सीडिंग टर्म डिफर्स फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर। अगर बाद वाली टर्म और पहले वाली टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है तो हम उसको क्या कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द इट्स कॉमन डिफरेंस। और ये जो फिक्स्ड नंबर है डिफरेंस, इसको क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं, डिनोटेड बाय डी। इसको डी से डिनोट करते हैं हम लोग। फिर टाइप ऑफ एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टाइप्स भी पढ़े थे। वो टाइप्स क्या होते हैं भैया, पहला होता था फाइनाइट एपी, दूसरा था इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या है, एपी हुज नंबर ऑफ टर्म्स आर फाइनाइट। जिसकी टर्म्स फाइनाइट हो उसको फाइनाइट एपी कहते हैं, और जिसकी नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो उसको इनफाइनाइट एपी कहते हैं। बताइए इससे आसान और क्या होगा। nth टर्म और जनरल टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की जनरल टर्म कैसे निकालते थे। अगर मेरे पास एपी है A1 A2 A3 A4 AN है, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A1 है, और जिसका कॉमन डिफरेंस है D। फर्स्ट टर्म कितनी है, A, तो उसका अंत टर्म कैसे निकलता था, AN nth टर्म होती थी A प्लस N माइनस 1 इंटू D, हमने पढ़ा था। और पहली n टर्म्स का फॉर्मूला क्या था, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाय Sn का फॉर्मूला आता था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या फिर अगर आपके पास पहली और nth टर्म दी है तो आप n/2 ब्रैकेट a प्लस an, ये वाली टर्म से भी आप उसका सम निकाल सकते थे। अब अगर लास्ट टर्म आपको दी हुई है कि भैया इफ देयर इज ओनली n टर्म्स और जो लास्ट टर्म है वो आपको l दे दी, तो सम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस एल, जहाँ पे a फर्स्ट टर्म है और l लास्ट टर्म हो गई आपकी। अब कुछ काम की बात है जो आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको, पहला तो ये याद रखना है कि nth टर्म ऑफ AP कैन ऑल्सो बी डिफाइंड बाय। nth टर्म कैसे निकालनी है, तो शुरू की n टर्म्स का सम कीजिए आप, और उसमें से Sn-1, अगर 10वीं टर्म निकालनी है तो 10 टर्म्स का सम कीजिए, उसमें से 9 टर्म्स का सम माइनस कर दीजिए तो 10th टर्म आ जाएगी। फिर हमने क्या पढ़ा था कि भैया कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है an माइनस an-1। तो अभी पीछे वाले फॉर्मूले से an क्या आएगा, Sn-1, और an-1 क्या आएगा, Sn-1 माइनस Sn-2। ठीक है। और क्या पढ़ा था हमने, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, n+1 n/2। उसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर्स का सम कितना हो जाएगा, n n+1।
सम ऑफ फर्स्ट ओड नेचुरल नंबर का सम कितना हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। आगे हमने क्या पढ़ा कि भाई इफ ए बी सी आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या होगा, जो बीच वाली टर्म होगी बी, वो बाकी दोनों टर्म्स के सम का आधा होगी। और बी को क्या कहते थे हम, अर्थमेटिक मीन कहते थे, किसका, ए और सी का। ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर था ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था सिमिलर फिगर्स के बारे में। सिमिलर फिगर्स क्या होती थी, टू फिगर्स हैविंग सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली सेम साइज आर कॉल्ड सिमिलर फिगर। कि शेप तो सेम है लेकिन उनका साइज जरूरी नहीं है कि वो भी सेम हो, ऐसे फिगर्स को हम लोग कहते थे सिमिलर फिगर्स। फिर हमने बात की थी कि फिगर्स तो ठीक है, सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते हैं वो बताइए। तो सिमिलर पॉलीगन्स क्या होते थे, टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड, पहली बात नंबर ऑफ साइड सेम होनी चाहिए, आर कॉल्ड सिमिलर इफ, पहली कंडीशन, देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, उनके कोरोस्पोंडिंग एंगल इक्वल होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या प्रोपोर्शन, तो एंगल इक्वल होने चाहिए और साइड्स प्रोपोर्शन में होने चाहिए। फिर हमने बात की थी कि सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, अब ट्राइंगल की खास तौर से बात कर रहे हैं, तो टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर कोरोस्पोंडिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो या फिर प्रोपोर्शनल। फिर हमने पढ़ा था ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होती है, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल of a triangle divides the opposite side internally in the same ratio of the side containing the angle। अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, उसकी एक एंगल को आपने बाइसेक्टर कर दिया, यानी कि दो हिस्सों में बांट दिया, तो जो उसके सामने वाली साइड है वो भी क्या हो जाएगी, वो भी सेम रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगी। इन अ ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल ए बी सी में इफ डी इज द पॉइंट ऑन बी सी, साइड बी सी पर एक पॉइंट है डी, such that BD upon DC equals to AB upon AC, then AD is the bisector of AB। अब क्या कह रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है A, B और C, इसमें आपने साइड BC पर एक पॉइंट ले लिया D। कैसे लिया कि जो B और D BD है ये वाली डिवाइडेड बाय DC, ये किसके इक्वल है, AB डिवाइडेड बाय AC। अगर ऐसा है तो हम क्या कहेंगे कि जो AD है, ये वाली जो लाइन ये मैंने अब बनाई, AD वाली लाइन क्या है, इट इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। यही हमारी थी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। फिर हमने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी पढ़ी थी, थेल्स थ्योरम भी इसको कहते हैं। ये क्या थी, ये कह रही थी कि इफ अ ट्राइंगल, इन अ ट्राइंगल अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, आपके पास में एक ये लाइन है, उसके पैरेलल आपने एक दूसरी लाइन ड्रॉ की, तो क्या होगा, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड। अब ये जो वाली लाइन है ये क्या कर रही है, बाकी दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। देन इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, अलग अलग पॉइंट पे डिवाइड्स टू साइडेड इन द सेम रेशियो, तो ये दोनों क्या करेगी, बाकी दोनों साइड्स को, डी जो है वो बाकी दोनों साइड्स को बराबर बराबर रेशियो में डिवाइड कर देगी। कैसे, पहले वाला देखिए, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ए सी, यानी कि ए डी अपॉन डी बी ये किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के इक्वल होगा, ठीक है। और क्या, दूसरे वाले में वो कह रहे हैं ए बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ए ई, यानी कि ए बी अपॉन ए डी ये किसके इक्वल होगा, ए सी अपॉन ए ई के इक्वल होगा, ये वाला दूसरा उन्होंने कहा। तीसरे में क्या कह रहे हैं, ए बी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन ई सी, यानी कि ए बी अपॉन नीचे वाले के साथ रेशो और पूरी साइड का नीचे वाले के साथ रेशो, ये भी क्या होंगे, आपस में रेशो सेम रहेंगे। फिर हमने ट्राइंगल के सिमिलर होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे। क्या क्या क्राइटेरिया थे, पहला क्राइटेरिया था ए, इससे क्या पता चलता है, एंगल्स। तो इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विएंगुलर, यानी कि उनके तीनों कोरस्पोंडिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। दूसरा हमने एक पढ़ा था ए, भाई अगर हमें पता है ट्राइंगल्स का सम क्या होता है, 180 होता है, तो अगर दो एंगल भी आप कोरस्पोंडिंग उनके कर दो कि भैया वो तो क्या है, इक्वल हैं, तो आपको तीसरा एंगल चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। तो इसीलिए दो एंगल से भी हम सिमिलरिटी प्रूव कर सकते हैं, उसको कहते हैं ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तीसरा हमने पढ़ा था एस से क्या होता है, साइड। तो कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, ध्यान रखें एंगल इक्वल होगा और साइड प्रोपोर्शनल, देन दे आर कॉल्ड सिमिलर। फिर हमने पढ़ा था एस, यानी कि इफ टू ट्राइंगल्स इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड, वन पेयर तो कोरस्पोंडिंग साइड की जोड़ा होना चाहिए इस प्रोपोर्शनल,
एंड इंक्लूडेड एंगल, उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो इक्वल होगा, तो हम क्या कहेंगे कि वो ट्राइंगल सिमिलर है। ये थी SAS क्राइटेरिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसमें हमने क्या पढ़ा था, क्या होता है अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसा सिस्टम वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। जहाँ पे कोई भी पॉइंट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो उसको आप क्या कर सकते हैं, एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे नंबर्स का, उसकी हेल्प से आप रिप्रेजेंट कर सके, तो उसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। इसमें हमने और क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ा था कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होती है, यानी कि एक लाइन में होना। तो आपके पास अगर पॉइंट है ABC, इनको कोलिनियर कब कहेंगे, अगर दो पॉइंट का डिस्टेंस ऐड किया, ABC है, तो AB और BC को ऐड किया तो वो AC के इक्वल आ जाए, यानी कि उन पॉइंट्स को मिलाने वाले दो साइड का सम तीसरे वाले के इक्वल आ जाए, तो आप क्या कहेंगे कि ये कोलिनियर है। तीन हमने पढ़ा था डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, अगर आपके पास में पॉइंट A है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है bx2 y2, तो उनके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AB से रिप्रेजेंट करेंगे, हो जाएगा स्क्वायर रूट x2 माइनस एक्स1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। फिर हमने पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला में था अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। दो पॉइंट हैं AX1 Y1 और BX2 Y2, जिनका रेशियो कितना है, L रेशियो M। तो अगर वो उनको इंटरनली सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है, तो इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो क्या बनेगा, LX2 प्लस MX1 अपॉन L प्लस M, LY2 प्लस MY1 अपॉन L प्लस M। अब अगर इधर X1 Y1 है, याद क्या रखना होता है इसमें कि भाई L1, अगर L इधर है और M इधर है, तो X1 Y1 इधर है तो X1 को M के साथ पेयर करना है, और X2 Y2 इधर है तो X2 को L के साथ पेयर करना है। सेम Y1 को M के साथ और Y2 को L के साथ, ऑपोजिट वाले के साथ पेयर करना होता है, बस ये याद रखना है। फिर अगर एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला देखना, एक्सटर्नल वाले में क्या होता था, प्लस की जगह बस माइनस लग जाता था, बाकी फॉर्मूला सेम रहता था हमारे पास। फिर हमने सेक्शन फॉर्मूला के बेस पर एक मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या था कि अगर आपके पास दो पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2, तो उनका मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला था। फिर कुछ और सम पर्टिकुलर पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट्स देखे थे। वो क्या थे कि अगर आपके पास तीन पॉइंट हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ये क्या है, वर्टिसेस बनाते हैं ट्राइंगल का, ट्राइंगल ABC। तो उसका जो सेंट्रोइड होगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हो गए सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ये हमारा चैप्टर हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने बात की थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। वो क्या होते थे भाई साहब, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते थे, रेशियोज ऑफ साइड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, विद रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, कोई एक एक्यूट एंगल के रिस्पेक्ट में, आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर डिफाइंड एज फॉलोज। साइन क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस थीटा होता था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे ही टेन होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता था हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब ये बिल्कुल ऑपोजिट है साइन का, तो इसलिए कोसेक को क्या लिखते थे, 1 अपॉन साइन। सिमिलरली सेक क्या होता था, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जो ऑपोजिट होता है कोस का, इसलिए सेक को लिखते थे 1 अपॉन कोस। कोट क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर विच इज ऑपोजिट टू टेन, सो कोट थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन थीटा। आगे, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ एंगल इफ एंगल रिमेन्स द सेम। अगर एंगल सेम है तो साइड्स के बदलने पर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज नहीं होते। फिर एक क्वोशंट रिलेशन भी हमने देखा था कि हम टेन थीटा को साइन और कोस की टर्म्स में लिख सकते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। सिमिलरली कोट थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, आगे देखिए, फिर हमने एक टेबल ऐसी देखी थी जिसमें सारे एंगल्स हमारे पास में लिखे थे। इसको आपके वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करके इसको ज़रूर याद कीजिएगा, जिसमें हमारे पास साइन 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के वैल्यूज़
रहती थी। इन सारी वैल्यूज़ को आप स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 मिनट रोक कर पॉज करके इसको ज़रूर पढ़िए, सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं, रिवीजन हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हमने पढ़ी थी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्या होती थी? पहली होती थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और लास्ट में था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अगला चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्या क्या थी? हाइट एंड डिस्टेंस में हम इसका यूज़ करते थे। वन बाय वन देखते चलते हैं, कुछ टर्म्स थोड़ी सी जो हमको ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था? इफ इट इज़ द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जहाँ जिस लाइन से हम देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट ये रही, किसके साथ? हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। ये जो एंगल बनता है व्हेन इट इज़ अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, जब ये ऊपर होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, तो इसको क्या कहते हैं? द केस व्हेन वी रेज आवर हेड अप टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, जब हम कुछ देखने के लिए अपने सिर को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ए ओ बी यहाँ पर आपको दिया गया है, एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर हमने पढ़ा था लाइन ऑफ साइट। अभी लाइन ऑफ साइट क्या होती है? लाइन ऑफ साइट होती है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू अ पॉइंट वेयर द ऑब्जर्वर इज व्यूइंग। ऑब्जर्वर की आंख से जहाँ पे वो देख रहा है उसको जोड़ने वाली जो लाइन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको लाइन ऑफ साइट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब एलिवेशन के लिए सर ऊपर उठाना था, लेकिन अगर आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से आप अपने ऑब्जेक्ट को देखने के लिए सर झुकाना पड़े, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो नीचे की तरफ को बनने वाला एंगल है उसको क्या कहते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं हम लोग। फिर कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी जो हमको पढ़नी थी, वो क्या थी? As the distance between the object and the observer increase, the angle of elevation and depression decrease. जैसे जैसे दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा, ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच का, उनका एंगल क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन आर ऑलवेज एक्यूट एंगल। ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं? एक्यूट एंगल होते हैं, यानी कि 90 डिग्री से कम होते हैं। आगे, इफ द हाइट ऑफ एन ऑब्जर्वर बिकम्स के, अगर किसी ऑब्जर्वर की हाइट के है, टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जर्वर, उसके जो डिस्टेंस है फुट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के, उसका के टाइम से हाइट, तो क्या होगा? एंड द ऑब्जर्वर ऑल्सो बिकम्स के टाइम्स, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन रिमेन्स अनचेंज। ऐसा होने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सर्कल्स। सर्कल्स हमने क्या पढ़ा था? सर्कल क्या होता है बच्चों? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स्ड पॉइंट रहता है, उसके वो सारे पॉइंट जो उससे फिक्स्ड डिस्टेंस पर हों उसको क्या कहते हैं? सर्कल। अब वो जो फिक्स्ड पॉइंट रहता है उसको कहते हैं हम सेंटर, और जो कांस्टेंट डिस्टेंस रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ सर्कल कहते हैं। फिर सर्कल के बारे में हमने कुछ और चीज़ें पढ़ी थी, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी देखते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने। तो पहली चीज़ हमने पढ़ी थी कॉर्ड। कॉर्ड क्या होती है? अ chord of a circle is a straight line segment whose both ends lies on the circle. ऐसा लाइन सेगमेंट जिसके दोनों एंड कहाँ पे लाई करें? सर्कल पे। जैसे मैंने एक लाइन बना दी सर्कल के लिए, ये हो गया मेरा कॉर्ड बन गई। आगे फिर हमने पढ़ा था टेंजेंट क्या होता है? अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट टचेज द सर्कल एट एग्जैक्टली वन पॉइंट। ऐसी लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पर टच करती है। जैसे सर्कल है मेरा और मैंने ये बनाई लाइन जो सिर्फ कहाँ पॉइंट कर रही है? पॉइंट पी पर टच कर रही है मेरे पास। या फिर ये दोनों मैंने टेंजेंट्स बनाए हुए हैं। ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। अगर आप एक पॉइंट से, एक सर्कल पर कोई एक पॉइंट है पी, तो उससे कितने टेंजेंट बना सकते हैं? एक ही। लेकिन अगर आप सर्कल के बाहर कोई पॉइंट ले ले बी और कहें कि इससे सर्कल पर टेंजेंट बनाओ, तो कितने बना सकते हैं? तो उससे आप दो टेंजेंट्स बना सकते हैं अगर वो आउटसाइड है। फिर हमने टेंजेंट के बाद पढ़ा था सेकंड। अब ये सेकंड क्या होता है? तो अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकंड। ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है उसको हम सेकंड कहते हैं। जैसे कि मैंने ये लाइन बना दी, अब ये लाइन क्या कर रही है? दो जगह पर पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है सर्कल को, एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इसको हम कहेंगे सेकंड। फिर हमने कुछ उसके रिजल्ट्स, प्रॉपर्टीज़ भी पढ़े थे। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थे वो देखिए एक बार।
पहले हमने पढ़ा था कि भाई द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये जो टेंजेंट है ये किसके परपेंडिकुलर होगा? रेडियस के। कौन सी रेडियस? जो सेंटर से और उस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जाती है। तो इनके बीच का एंगल कितना बन जाएगा? ये वाला एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। ये हमेशा परपेंडिकुलर होंगे, ऐसा ये थ्योरम कहती है। आगे हमने और क्या रिजल्ट्स पढ़े थे? इफ टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट देन, अगर आपने किसी एक बाहर के पॉइंट से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करे तो क्या होगा? एंगल ओ पी आर विल बी इक्वल्स टू ओ पी क्यू। एंगल ओ पी आर कौन सा है? ये वाला है। और ओ पी क्यू कौन सा है? ये वाला। ये दोनों एंगल क्या होंगे? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और उसके अलावा एंगल क्यू ओ पी और आर ओ पी। क्यू ओ पी कौन सा है? ये वाला इधर वाला। और आर ओ पी कौन सा है? ये इधर वाला। ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी हमने? लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। यानी कि अगर आपने पॉइंट पी से टेंजेंट बनाया तो ये जो पी क्यू है और इधर पी आर है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। ये भी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। ये था हमारा चैप्टर सर्कल्स। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर था एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अब उसमें क्या थी? हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक सेक्टर और एक सेगमेंट। वन बाय वन देखते हैं सेक्टर और सेगमेंट क्या थे। तो सेक्टर क्या था? इफ इट इज द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बाय टू रेडियस एंड द कोरस्पॉन्डिंग आर्क, इट इज डिवाइड द सर्कल इन टू पार्ट्स, मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। तो कैसा होता था? ये ऐसा कुछ दिखता था। मैंने क्या बनाई? दो रेडियस बनाई सर्कल में और एक उसकी हो गई आर्क। तो दो रेडियस और एक आर्क से बनने वाले पार्ट को सेक्टर कहते हैं। उसमें एक माइनर सेक्टर या छोटे वाला होता था और एक मेरे पास में मेजर सेक्टर होता था। अब ये माइनर सेक्टर क्या है? माइनर सेक्टर को देख लेते हैं। इट इज द सेक्टर ऑफ अ सर्कल इन विच माइनर आर्क इज द पार्ट ऑफ बाउंड्री। जहाँ पे माइनर आर्क जो है वो बाउंड्री का पार्ट होती है। हेयर ओ ए डी बी इज द माइनर सेक्टर। ठीक है। अब और क्या पढ़ा था हमने इसके लिए? और मेजर सेक्टर जो बाकी बचा हुआ वो आप समझ ही गए होंगे। अब इसकी लेंथ ऑफ आर्क के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास में? आर्क लेंथ का हमारे पास में फॉर्मूला था ये जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? अगर वो थीटा एंगल बनाता है जहाँ पर रेडियस आर है तो मेरे पास आर्क लेंथ का फॉर्मूला ये रहा, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। और अगर इसका पैरामीटर निकालना हो तो ये तो आर्क का लेंथ निकाल लिया, उसमें आप क्या प्लस कर देंगे? उसमें आप प्लस कर देंगे दो रेडियस, तो ये पैरामीटर आ गया। एरिया कैसे निकलता था? पाई थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। पूरे सर्कल के एरिया को थीटा बाय 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब बात करते हैं मेजर सेक्टर की। देखिए मेजर सेक्टर में क्या करना है, जो भी पूछेगा आप उसको पूरे वाले सर्कल का निकालिए और उसमें से माइनस कर दीजिए आप जो है माइनर वाले का। अब माइनर वाले की अगर आर्क लेंथ एल थी तो आप क्या कीजिए, उस पूरी आर्क लेंथ को 2 पाई आर में से माइनस कर दीजिए। तो क्या बच जाएगी? बाहर वाली आर्क लेंथ आ जाएगी। अब पैरामीटर निकालने के लिए क्या करेंगे? उसमें दो बार रेडियस ऐड करना पड़ेगा, तो आपने 2 आर उसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद एरिया का क्या फॉर्मूला होता था? ये माइनर आर्क का एरिया का फॉर्मूला बताया था मैंने। तो आप पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर वाले एरिया को माइनस कर देंगे तो आपका मेजर का आ जाएगा। सिमिलरली आर्क लेंथ का था, माइनर के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था? थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। आप पूरे सरकमफ्रेंस में से इस वाले को, माइनर वाले को, आर्क लेंथ को माइनस करेंगे तो मेजर की आ जाएगी। ठीक है। आगे हमने पढ़ा था सेगमेंट। अब सेगमेंट क्या होता है? इट इज अ रीजन बाउंडेड बाय द कोर्ड एंड टू कोरस्पॉन्डिंग आर्क। अभी क्या है, कोर्ड और ए वन कोरस्पॉन्डिंग आर्क से जो बनता है, कैसा देखने में लगता है? ये देखिए ये ऐसा होता है। ये मेरे पास में एक सर्कल बना हुआ था। यहाँ पे सर्कल में क्या किया मैंने, पहले तो एक कोर्ड बनाई। अब कोर्ड से जो ये एरिया बन गया ये वाला, ये क्या बन गया? ये सेगमेंट है। इसको क्या कहते हैं? माइनर सेगमेंट कहते हैं। और जो बाकी बचा हुआ एरिया बच गया उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेजर सेक्टर। जो छोटे वाला हो माइनर, जो बड़े वाला हो मेजर। अब इसमें भी माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट के लिए फॉर्मूलाज हैं, वो क्या थे?
यहाँ पर माइनर का दिखाता हूँ, फिर मेजर के लिए वही सेम हम माइनस वाला ही रूल देखेंगे। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, यहाँ पर मेरे पास में फॉर्मूला था एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग सेक्टर। पहले तो सेक्टर का एरिया निकाल लिया आपने पीछे वाले फॉर्मूला से, और उसमें से माइनस क्या कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कोड एंड द रेडियस। तो उसका जो भाई पूरे का आपको एरिया निकालना है, तो इसका आपको एरिया निकालना है, तो कैसे करोगे? तो पहले आप क्या करो, सबसे पहले तो पूरे सेक्टर का एरिया फाइंड कर लो, ठीक है। उस सेक्टर के एरिया में से क्या करेंगे, फिर हम ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका एरिया क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बच जाएगा आपके पास में सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, ये आपके स्क्रीन पर ये रहा, 1/2 पाई थीटा अपॉन 180 डिग्री माइनस साइन थीटा और मल्टीप्लाई आर स्क्वायर। ये आपका फॉर्मूला हो गया एरिया का। इसी तरह से पैरामीटर का भी हमारे पास में एरिया है ए बी, यानी कि जो कोड की लेंथ है, प्लस थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 पाई आर। अब देखिए इस वाले से क्या आया, इस वाले से तो मेरे पास में ये वाली लेंथ आ गई, उसमें ऐड क्या कर दिया हमने, उसमें हमने ऐड कर दिया ए बी, ऐड कर दिया, तो ए बी ये वाला ऐड कर दिया, तो पूरी सेगमेंट की पैरामीटर मेरे पास में आ गई। अब मेजर के लिए फिर से वही करना होता है, क्या करना होता है, पूरे सर्कल का एरिया लीजिए, उसमें से क्या माइनस कर दीजिए, माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर दीजिए। सेम काम आपको करना है पैरामीटर के लिए। ये आपके माइनर आर्क की लेंथ थी, तो 2 पाई आर में से इसको माइनस किया तो क्या आया, मेजर ये वाली आर्क की लेंथ आ गई पूरी, उसमें क्या ऐड कर दिया, ए बी, ये कोड मैंने प्लस कर दी उसमें, तो मेरे पास में मेजर सेगमेंट का पैरामीटर आ गया। ठीक है, ये हो गया मेरे पास में मेरा चैप्टर। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर था हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया क्या होता है, द सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड ऑफ द टोटल एरिया दैट सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। पूरा एरिया होता है ना, वॉल्यूम हमको पता है जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई करता है। अब काम की चीज़ है, कुछ फॉर्मूला जो हमको याद करने हैं, रिवीजन मेरे साथ करते रहिए, याद हो जाएंगे। अगर आपके पास क्यूब है जिसकी साइड ए है, तो उसका कर्व तो कुछ है नहीं, तो कर्व सरफेस एरिया नहीं होगा। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a² और उसका वॉल्यूम हो जाएगा a क्यूब। फिर क्यूबॉइड है अगर आपके पास, जिसकी लेंथ आपके पास में एल बी और एच है, ऐसा कुछ दिखता है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया तो होगा नहीं, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, और उसका वॉल्यूम हो जाएगा उसका वॉल्यूम हो जाएगा एल मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई एच। ठीक है, फिर है सर्कुलर सिलेंडर की बात करते हैं, जिसकी रेडियस आर है और हाइट एच है, तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर, उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर आर प्लस एच, और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ऐसे अगर आपके पास होलो सिलेंडर है जिसकी बाहर वाली रेडियस आर है बड़ी वाली, छोटे वाली अंदर वाली आर है, डायग्राम में आप देख सकते हैं, और हाइट है उसकी एच, तो उसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई एच ब्रैकेट आर प्लस एच हो जाएगा, और उसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर प्लस आर ब्रैकेट एच प्लस आर माइनस आर। एरिया क्या हो जाएगा उसका, एरिया आपके पास वॉल्यूम उसका ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। ऊपर वाला ध्यान रखिए, बड़े वाले में से मैंने छोटे वाला वॉल्यूम बस माइनस कर दिया, ऐसे ध्यान रखिए, है ना, वो फॉर्मूला आसान रहे। फिर स्पेयर की बात करते हैं। स्पेयर का भाई कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा मेरे पास में, स्पेयर का कर्व सरफेस एरिया है 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसमें होता नहीं, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फेयर में क्या होगा, वो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर आधा रह जाएगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया ये नीचे वाला 2 पाई आर स्क्वायर, और उसमें क्या हो जाएगा ऊपर वाला ये पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद में वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये भी आधा रह जाएगा स्पेयर का, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, आगे चलते हैं, राइट सर्कुलर कोन की बात करते हैं, जिसकी रेडियस आर है, हाइट एच है, और स्लैंट हाइट एल है, जो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल सकते हैं। एल क्या होती है, स्लैंट हाइट स्क्वायर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको डायग्राम दिख रहा है। इसका कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है पाई आर आर प्लस एल। इसका वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया हमारे पास में चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है स्टेटिस्टिक्स, आइए उसको भी देख लेते हैं। तो पहले इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी, मीन मीडियन और मोड। तो सबसे पहले मीन की बात करते हैं। मीन क्या होता है देखिए,
मीन अनग्रुप डेटा की बात की थी तो सारी टर्म्स को हम ऐड करते हैं और उसको डिवाइड कर देते हैं जित नंबर ऑफ टर्म्स से, तो सिग्मा एक्स आई अपॉन एन रहता है। ग्रुप डेटा के लिए हमने 2-3 मेथड पढ़े थे। मेथड क्या थे? पहला मेथड होता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी दी रहती है हमको, तो पहले सारी फ्रीक्वेंसीज को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किया उनको, फिर आपस में किया ऐड और डिवाइड कर देते हैं सारी फ्रीक्वेंसीज के सम से, यानी कि समेशन एफ आई एक्साइड अपॉन समेशन एफ आई, ये होता था डायरेक्ट मेथड। फिर हमने अब उसमें हमको एक और ज़रूरत पड़ी थी, वो क्या थी? क्लास मार्क की। क्लास मार्क कैसे निकलता था? क्लास मार्क होता था हमारे पास में अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, इससे मेरा क्लास मार्क आ जाता था। ठीक है, अगर आपके पास क्लास इंटरवल दिया तो ये हमको निकालना होता था। फिर हमने एक अज्यूम्ड मीन मेथड पढ़ा था। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता था? अज्यूम्ड मीन मेथड में हम कोई एक मीन अज्यूम कर लेते थे अपनी मर्जी से, बीच थोड़ा के जो एवरेज हमको लगता था बीच वाली क्लासेस में से, उसके बाद हम क्या करते थे? सारे डीआईज को डीआई निकालते थे, यानी कि हर एक्स आई में से ए को माइनस करते जाते थे तो डीआई आता था, और फिर मेरे पास फॉर्मूला बनता था समेश मीन का ए, यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। फिर स्टेप डेविएशन मेथड क्या था? स्टेप डेविएशन मेथड में हम लोग क्या करते थे? इसमें हम और थोड़ा सा काम आसान करते थे कि इसमें यू आई भी निकालते थे। डी आई तो निकालना हमने अभी सीखा था एज्यूम्ड मीन मेथड से, एक्स आई माइनस है, उसको एच से डिवाइड कर देते थे। अभी एच क्या है? एच होता था क्लास का साइज कितना है, यहाँ से आता था यू आई, और फॉर्मूला क्या बनता था मेरा? ए प्लस समीशन एफ आई यू आई अपॉन समीशन एफ आई, और मल्टीप्लाई कर देते थे उसको एच से, तो थोड़ा सा अलग हो जाता था अज्यूम्ड मीन से, और इसका नाम था स्टेप डेविएशन मेथड। अब इसमें कुछ क्या ध्यान रखने वाली बात थी? द मीन ऑब्टेन बाय द अबाउट 3 मेथड इज सेम। तीनों मेथड से आप किससे भी निकाल लीजिए, आपका मीन क्या रहने वाला है? हमेशा सेम। द स्टेप डेविएशन मेथड विल बी कन्वीनियंट टू अप्लाई इफ ऑल द डीआईज हैव अ कॉमन फैक्टर। अगर हमेशा कॉमन फैक्टर है डीआईज में तो इसको निकालना थोड़ा सा आसान रहता है। assumed मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड आर जस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मेथड। है वो डायरेक्ट मेथड ही, लेकिन बस उसमें क्या रहता है? आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है वो। आगे फिर हमने बात की थी कि भाई मोड क्या होता है, तो मोड का फॉर्मूला यहाँ पर ही आपके सामने लिखा है, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। अब होते क्या है ये सब? तो एल क्या होता था? जो मॉडल क्लास थी, मॉडल क्लास कैसे निकालते थे? जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती थी वो होती थी मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट एच हो गई, क्लास इंटरवल मेरे पास एच हो गया, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या हो गई? एल, और क्लास इंटरवल हो गया एच। उसके बाद बाकी चीज़ें क्या हो गई? F1 क्या हो गया? F1 वॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। F0 क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से जो पहले वाली है उसकी फ्रीक्वेंसी, और जो मॉडल क्लास के बाद वाली है यानी कि सक्सीडिंग है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? S2। ये आपने देख लिया। अब जो मैंने आपको बता दिया कि भाई मॉडल क्लास क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है। फिर हमने पढ़ा था एक टर्म जिसको भैया फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। भाई फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव वाली क्या थी? द फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेस प्रेसीडिंग द गिवन क्लास। पहले जो आपकी फ्रीक्वेंसीज हैं उनको 1 बाय 1 करके ऐड करते चले जाओ, तो क्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, वो होती थी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसकी हेल्प से हम लोग निकालते थे, हमने पढ़ा था मीडियन। मीडियन का फॉर्मूला ये होता था, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच। अब इसमें क्या क्या था? सब कुछ। एल था लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, मीडियन क्लास अभी मैं बताऊंगा क्या होता है। एन क्या था? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि समेशन ऑफ एफ आई होता था ये। उसके बाद सी एफ क्या होता था? सी एफ वॉज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? प्रीसीडिंग क्लास की, मीडियन क्लास की नहीं, उसकी पहले वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या था? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। एच क्या होता था? क्लास साइज। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि भैया ये मीडियन क्लास क्या होता है? तो मीडियन क्लास क्या था कि जो भी आपका पूरा सी एफ था, है ना, तो जो आप क्या करेगा, टोटल एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है एन बाई टू कीजिए, और एन बाई टू के जो नियरेस्ट हो या उससे जस्ट बड़ा हो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी, उसको हम लोग कहते थे मीडियन क्लास। फिर लास्ट में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था तीनों के बीच में रिलेशन, यानी कि 3 मल्टीप्लाई मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस 2 इंटू
मीन। ये आ गए लास्ट चैप्टर पर जो है प्रोबेबिलिटी, उसको भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो क्या होता है, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि भाई ये सैंपल स्पेस क्या होता है। तो सैंपल स्पेस क्या होता था, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट। कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसके सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। कॉइन टॉस किया तो उसमें क्या क्या है, तो हेड आएगा या टेल आएगा, यही क्या हो जाते थे। इन सब का कलेक्शन क्या होता था, यही सैंपल स्पेस होता था। फिर क्या भैया इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट क्या होता है, इवेंट होता है। श्योर इवेंट क्या होता था, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, उसको कहते थे श्योर इवेंट। क्या होता, पक्का होगा ही होगा। इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता था, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती थी, उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते थे। जैसे कि अगर आपने 2 कॉइन टॉस किए तो 3 ऐड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, कुछ भी नहीं, आ ही नहीं सकता, इसलिए उसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते थे। एलिमेंट्री इवेंट कहते थे, एलिमेंट्री इवेंट क्या होते थे, द इवेंट हैविंग ओनली वन आउटकम आर एलिमेंट्री इवेंट। जिनकी आउटकम सिर्फ एक होती थी, उसको एलिमेंट्री इवेंट हम लोग कहते थे। फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट कहते थे क्या, कि अगर आपके पास में कोई इवेंट है ए, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट के साथ, तो एक हम इवेंट डिफाइन करेंगे नोट ए, जिसमें वो सब इंक्लूड होंगे जो ए में नहीं होते। तो उसको, इस नोट ए को क्या नाम दिया हमने, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट नाम दिया। ठीक है। उसके अलावा अब क्या होता था फिर, प्रोबेबिलिटी अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की निकालनी है तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ माई मेन इवेंट, वो होती थी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम कितने हैं। फिर कुछ प्रोबेबिलिटी की हमने प्रॉपर्टीज भी देखी थी, क्या होती थी कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में रहेगी, पहली बात। किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी प्लस उस इवेंट के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है। फिर थोड़ा सा प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमने बात की थी। प्लेइंग कार्ड में क्या होता है, देखो 4 तरह के कार्ड होते हैं, स्पेड्स होता है, हार्ट होता है, डायमंड होता है, क्लब होता है। इसमें से हार्ट्स और डायमंड्स कैसे होते हैं, रेड कलर के होते हैं। स्पेड और क्लब होते हैं ब्लैक कलर के। सभी 13 कार्ड होते हैं हर तरह के, तो टोटल कार्ड हो जाते हैं 52। इसमें से जो किंग क्वीन जैक हैं उनको फेस कार्ड कहते हैं, तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए, 12 फेस कार्ड हो जाते हैं। ये था हमारे प्रोबेबिलिटी। ये हमारी पूरी बुक कंप्लीट हो गई। इसको आप जब भी रिवाइज करना चाहें तो एक ही बार में पूरा बुक रिवाइज कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।